हेलो माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं सब? बढ़िया। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जो भी जैसा आपके अकॉर्डिंग, आपके धर्म के अकॉर्डिंग चल रहा है वो सब सही है। तो अभी तक हमने टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ा? जो चैप्टर हमारा चल रहा था वो हेलो एल्केन और हेलो एरीन चल रहा था। तो अभी तक हमने टॉपिक में मोस्टली केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे। हेलो एल्केन कैसे बनाई जाती हैं वो पढ़ चुका हूं मैं। और हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं हम पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो उसमें लगभग लगभग ऑलमोस्ट रासायनिक अभिक्रियाएं कवर्ड हो चुकी हैं। एक और बचती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर उससे आपसे मैं यही लिख दे रहा हूँ, आप साथ में लिखना। आपसे कोई पूछता है कि रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल मतलब धातु के साथ अभिक्रिया। हेलो एल्केन अगर धातुओं के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनेगा? धातु के साथ अभिक्रिया, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि आपके सामने ये आर बी आर है, ठीक है। और इसकी रिएक्शन, एक मिनट यार, ये गड़बड़ हो क्या? थोड़ा इंक निकल जा रहा है इसमें। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि आर बी आर, इसकी रिएक्शन अगर आप एमजी, आपको पता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एक टाइप की धातु है, आपको ये पता होना चाहिए। और इसकी रिएक्शन अगर हम ड्राई ईथर पर करा देंगे, ड्राई को बोलते हैं शुष्क भाई, शुष्क ईथर के साथ अगर हम करा देंगे, ठीक है ना, तो ये बन के आएगा आर एम जी। मुझे लगता है बी आर की जगह पर अगर आप एक्स ले रहे हो सो बेटर रहेगा, तो आर बी एम जी एक्स बनेगा, ठीक है ना। ये जो बना ना, इसको हिंदी में बोलते हैं ग्रिग नार्ड अभिकर्मक। कुछ लोग इसको ग्रिग्नार्ड भी बोलते हैं, अभिकर्मक, ठीक भाई। अच्छा, इसका एक और बढ़िया नाम होता है, इसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनो, कुछ लोग को भाई साहब बहुत इंग्लिश आ रही है, क्या बात है, हिंदी में लिख दूंगा, टेंशन मत। ऑर्गेनो मेटालिक, मेटालिक कंपाउंड, इसको हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक, कार्बनिक धात्विक यौगिक। अच्छा, इसको बोलते हैं, सिंपल बोलो, अगर मान लो यहाँ पर एक्स की जगह पर, यहाँ पर जो एक्स की जगह पर आप क्लोरीन ले सकते हो, ठीक है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर आप यहाँ पर क्लोरीन लेंगे, जैसे मानो आपके सामने हमने यहाँ पर लिख दिया, सपोज छोटा छोटा लिख रहा हूँ, यहाँ पर आर और यहाँ पर हमने क्लोरीन लिख दिया, और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा दें? एमजी के साथ करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये क्या बन जाएगा? आर एम जी सी एल। वैसे अगर मैं सेम रिएक्शन ले लूँ, आर के साथ बी आर ले लूँ, प्लस मैं यहाँ पर एम जी ले लूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ क्या बन जाएगा? आर एम जी बी आर, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग खुद से इसको पढ़ते क्या है? देख भाई, इसको पढ़ते हैं एल्कीनियम, एल्कील, एल्कील। भाई देखो, एल्केन है ना, एल्केन का कॉमन नेम क्या होता है? एल्कील। तो एल्कील, देख लो, चेक कर लो, सब सही है, सब सही है, ठीक है। देख, अगर मैं इसको कहूँ भाई कि इसको हम पढ़ते क्या हैं, कैसे पढ़ते हैं, तो सिंपल है। जैसे मैं आपके सामने आर एम जी एक्स लिखा, ठीक, तो इसको पढ़ते हैं एल्कील, तो इसका नाम क्या होगा? मैं हिंदी लिख रहा हूँ, इसका नाम होगा एल्कील, ठीक। ये वो क्या हुआ? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कैसे लिखा जाएगा मैग्नीशियम हिंदी में? मैग्नीशियम देख लेना यार, ठीक है, हो सकता है गड़बड़ होता है, हिंदी गलत हो सकती है मेरी। मैग्नीशियम हैलाइड, इसको क्या बोलते हैं? हैलाइड, ठीक। अब सुना ध्यान से, अगर मान लो यहाँ पर एक कार्बन हो, एक कार्बन मेथिल आता है, तो मेथिल हो जाएगा। जैसे इसका नाम क्या होगा? एल्किल मैग्नीशियम, क्लोरीन है तो क्लोराइड, एल्किल मैग्नीशियम, ब्रोमीड है, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। मान लो ये सेम हो जाए आर एम जी आई, तो क्या पढ़ोगे तुम? पढ़ के बताओ मुझे, पढ़ के बताओ भाई जल्दी। इसको एल्किल पढ़ते हैं, इसको मैग्नीशियम पढ़ते हैं, तो एल्किल मैग्नीशियम आयोडाइड, ठीक है ना। अब मान लो सेम चीज में इसको ऐसे लिख दो, सी एच थ्री एम जी बी आर, तो यहाँ पर मेथिल है ना, एक मेथिल। एल्किल का मतलब होता है, एल का मतलब अगर एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन है तो एथ, तीन कार्बन है तो प्रोप, जो जो होता है ऐसा करता है। जैसे एक कार्बन तो मेथिल, तो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर मान लो ये ऐसे लिख करके कुछ ऐसा आपको दे दे, सी एच थ्री सी एच टू आयोडीन, तो क्या लिखूंगा? दो कार्बन है तो एथिल, लिखा ही नहीं मैंने, एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, ठीक है।
तो ये आपका ग्रिग्नार्ड। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि सर हम काहे पढ़ा रहे हैं? भाई ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कितना इंपॉर्टेंट है कि इससे बहुत कुछ चीजें आप बना सकते हैं, लेकिन मुझे बनाना नहीं है, ज्यादा इसके बारे में बात ही नहीं करनी है, क्योंकि जो जहां पर यूज होगा ना वहां बताता जाऊंगा। लेकिन कभी कोई पूछता है कि सीधे पूछेगा कि आप मुझे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने की विधि बताओ, कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आप कैसे बना सकते हैं। तो सिंपली आपको बता दिया कि आर एक्स हेलो एल्केन लेना, उसके साथ उसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराइए इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बन जाएगा। ठीक है ना? आप क्लोरीन बना रहे हैं, ब्रोमीन बना रहे हैं, व्हाट डू यू वांट टू मेक, आप वो चीज एक्स की जगह पर ले लीजिए। कैसे पढ़ते हैं मैंने लिख दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन छोटा सा यही पूछ देता है, पूछता नहीं है, बस एनसीईआरटी में लिखा है तो मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है ना? इसकी डिस्कवरी 1900 में की गई थी और साइंटिस्ट थे विक्टर ग्रिग्नार्ड। ठीक है ना? 1900 में विक्टर ग्रिग्नार्ड। कैसे की थी? जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ ईथर की उपस्थिति में कराते थे तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता था। बस ये सिंपल सी एक लाइन लिखने की काम हो जाएगा आपका। क्लियर? फटाफट इसको आप नोट करिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस यहाँ से आपकी हो चुकी हैं, अब ज्यादा कुछ रिएक्शन आपकी बची नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे टॉपिक पर। ठीक है ना? मैं इसको बिठा रहा हूँ, आप देखते हैं। चलिए, अगर मैं इसको मिटाता हूँ, नोट कर लेना इसको सब लोग। ठीक है ना? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने की विधि ज्यादा से नहीं पूछेगा, सिंपल आपसे पूछेगा कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आप कैसे बनाएंगे, ये आप बताते जाइए और करते जाइए। ठीक है ना जी? अच्छा, इसके बाद अगला टॉपिक मेरा क्या है? देख भाई सुनो मेरी बात, मैं क्या कैसे पढ़ रहा हूँ, सिंपल यार। देखो भाई, आपके बोर्ड्स आ रहे हैं बहुत, अब आपके पास टाइम बचा है नहीं। ठीक है ना? कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर अभी तो आपने एक चैप्टर, अरे भाई एक चैप्टर तैयार कर लो इनसे। भाई हम जितना पढ़ा रहे हैं उतना तो ढंग से तैयार करो आप। पता लगा कि एक इस प्रॉब्लम में फंसे पड़े हो कि एक चैप्टर ही नहीं, अरे भाई जो पढ़ा जाए उसको तो पढ़ ले ढंग से। ठीक है ना? धीमे धीमे वो भी हो जाएगा। मान लो नहीं होगा तो यूट्यूब पे तो बहुत से लेक्चर पढ़े, किसी को उठा के पढ़ना, दिक्कत क्या है? कोई मैं अकेला थोड़ी ना बहुत ही मोस्ट इंटेलिजेंट मोस्ट ब्रिलियंट आदमी बैठा हूँ यहाँ पर। भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ऑप्शन है। अगर बात बाई दबे तो मुझे दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। लेकिन आप कुछ ये टेंशन में आप रहे कि अभी मेरा एक ही लेक्चर है, अभी ये है, क्यों भाई? खुद अभी एक दो दिन में खत्म हो रहा है, मुझे लगता है आधी खत्म हो जाएगा, कल इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन करा देंगे, काम हो जाएगा आपका। ठीक, तो मैं सिंपल एक बात ये बोलना चाह रहा था कि आपके बोर्ड्स आने वाले हैं। ठीक है ना? और जब आपके बोर्ड्स ये आ रहे हैं तो आप जब तक पढ़ेंगे नहीं घर पर, तब तक आपका कुछ हो नहीं पाएगा। चीजें बहुत आगे निकल चुकी हैं और धीमे धीमे आगे निकल रही हैं। अगर आपको चीजें अब समझ में नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब आपने पहले के लेक्चर पढ़ के नहीं आए हैं, और पहले के लेक्चर जब आप पढ़ के नहीं आए हो तो समस्या आपको क्या हुई है, फिर बीच में टपक पड़े हो ना तो दिक्कत होगी। तो आप आसपास देखिए, एक मोटी सी किताब रखी होगी ना, तो उस पर थोड़ा अपना सर मारिए, या आप चल के दीवार के पास चले जाइए, उस पर मार लीजिए। क्या करें भाई, यही कर सकते हैं, क्योंकि आपने पहले तो कुछ पढ़ा नहीं है। अगर आप पढ़े हो तो वेरी गुड। देखो अभी तक सिंपल एक बात कहता हूँ कि हमने आपको क्या क्या पढ़ाया। हमने आपको सिंपली, मैं कैमरे में देखूँ सबको सही दिख रहा है? हाँ सही दिख रहा है। देख भाई, मैंने आपको सिंपली सी, अगर मैं आपको चैप्टर क्या पढ़ा, देखो सिंपल एक ये है कि मैं चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ हेलो एल्केन और हेलो एरिन। चैप्टर चल रहा है। सबसे पहले हमने आपको एक बात बताई कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन होते क्या है, बिल्कुल बताया शुरुआत से। ठीक है? उसके बाद मैंने हेलो एल्केन और हेलो एरिन का क्लासिफिकेशन या इसका वर्गीकरण मैंने बताया। ठीक, उसके बाद हमने क्या बोला कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन की जनरल आईयूपीएसी भी मैंने यही बताई बोर्ड पर। ठीक है ना? उसके बाद हेलो एल्केन और हेलो एरिन को कैसे बनाते हैं वो बता दिया। बनाने के बाद उनसे संबंधित कुछ रासायनिक समीकरण भी, अभिक्रियाएं भी बताई। कौन कौन सी बताई? जैसे आपको याद होगा एल्कोहलिक KOH, ठीक है ना, या इसी को बोलते हैं इथेनॉलिक KOH, या जली KOH का काम क्या होता है। या यहीं पर हमने आपको एक चीज और बताई होगी, मुझे लगता है कि क्या 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 सैंड बनाने की विधि हो गई, या मैंने इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बता दी। ठीक है ना? नाइट्रोकरण बता दिया था। ठीक है ना? हैलोजनन बता दिया था। उसके बाद सल्फोनेशन बता दिया था। फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्किनीकरण बता दिया था। फ्रीडल क्रॉफ्ट एसिलीकरण बताया था। और अभी बताया था ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे बनाया जाता है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, तो वो भी बता दिया था। इतनी सी चीजें मैंने कर ली है। अब क्या हुआ, आप ज्यादा रिएक्शन आपको नहीं पढ़नी, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इसी से बचती है, कुछ रिएक्शन बचती है, फिर मैं बताऊंगा एक दो बचती है। इसके बाद हम अभी टॉपिक आगे बढ़ता है। देखो भाई, मैंने रासायनिक गुण पढ़ चुका हूँ। ठीक है ना? आज अब जो इसके बाद थोड़ा और मुझे बताना है आपको टॉपिक 19 ये टॉपिक में अभी आपको बताना है भौतिक गुण। भौतिक गुण, भौतिक गुण को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज।
प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है कि भौतिक गुण क्या होते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल एक बात करते हैं कि भाई अगर मुझे भौतिक गुण पढ़ने हैं तो सिंपल सिंपल से आपको कुछ चीजें मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। भौतिक गुण में पहला पॉइंट क्या होता है, देख भाई जितने भी हेलो एल्केन्स होते हैं, मैं हेलो एल्केन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जितने भी हेलो एल्केन होते हैं अगर उनके पास कार्बन की संख्या 1 से लेकर कार्बन संख्या 2 है तो वो हमेशा गैस के रूप में रहते हैं। कैसे रूप में रहेंगे, गैस के फॉर्म में। मैंने क्या बोला, जितने भी हेलो एल्केन्स होते हैं अगर उनके पास कार्बन 1 है या 2 है तो वो गैस रहेंगे, गैस होंगे, ठीक है ना। 1 या 2 है तो वो हमेशा गैस रहते हैं। जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल के लिए बोल दूं, यहाँ पर CH3Cl, ठीक है ना, CH3CH2Cl या CH3Br जो भी कुछ है ये गैसियस के फॉर्म है। क्यों, क्योंकि इसके पास 1 कार्बन है, इसके पास 2 कार्बन। क्लियर, मतलब हमें अगर ऐसे हेलो एल्केन या ऐसे हेलो एरीन जिनके पास 1 कार्बन, यहाँ पर एक्स लिख दिया जाएगा, ठीक है ना, जिनके पास 1 से लेकर 2 कार्बन अगर है तो वो हमेशा गैस के रूप में रहते हैं। इतनी सी बात में आपको मुझे क्या समझाना और क्या आपको समझना, ठीक। पहला पॉइंट अब क्लियर हुआ कि अब पहला इसका जो गुण होता है आपका, हाँ, ये जो आपका गुण होता है ना, ये दिख रहा है, जो पहला गुण यही होता है कि जितने भी हेलो एल्केन और हेलो एरीन होते हैं अगर कार्बन 1 से लेकर 2 तक जितने भी होते हैं भाई साहब, ठीक है, तो गैस के रूप में रहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा सिंपल पॉइंट, दूसरा जो पॉइंट हमारा होता है, कार्बन 3 से लेकर कार्बन 17 तक जितने भी होते हैं वो लिक्विड होते हैं, मतलब वो द्रव की अवस्था में रहते हैं, लिक्विड, द्रव की अवस्था में रहते हैं, द्रव होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 3 से लेकर 17 तक जितने भी हेलो एल्केन और हेलो एरीन होंगी सबके सब कैसे रहेंगे भाई, लिक्विड रहेंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या हुआ, तीसरा पॉइंट नहीं, एक ही पहले पॉइंट है, ये पहले पॉइंट है, ये पहले पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट, उसी में पहले पॉइंट का दूसरा पॉइंट नंबर है। और तीसरा पॉइंट नंबर ये है कि कार्बन 18 से लेकर एबव, मतलब इसके ऊपर जितने भी हो, 18, 19, 20, 50, 60, 70, 80, 90 जो भी कुछ कहो, इसके ऊपर के वो सबके सब ठोस की अवस्था में रहते हैं। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत, अगर आपसे कोई पूछता है कि भौतिक गुण मुझे बताओ इसके क्या होते हैं तो आप सिंपल एक बात कहेंगे, जितने भी हेलो एल्केन्स होते हैं वो कार्बन 1 से लेकर कार्बन 2 तक गैस के फॉर्म में रहते हैं, कार्बन 1 से लेकर कार्बन 2 तक गैस के फॉर्म में रहते हैं, कार्बन 3 से लेकर कार्बन 17 तक द्रव के फॉर्म में रहते हैं, कार्बन 18 से लेकर कार्बन इसके ऊपर तक की जितने भी होते हैं वो सबके सब आपके ठोस के फॉर्म में रहते हैं। इतना बात समझ पाए, ठीक। अब पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट ये होता है भाई ये कलरलेस होते हैं, कलरलेस, कलरलेस का मतलब होता है रंगहीन, इनमें कोई कलर नहीं होता है, ठीक है ना, ये मोस्टली रंगहीन होते हैं। तीसरा ऑर्डरलेस होते हैं, ठीक है ना। पहला कैसा होता है, रंगहीन होते हैं, दूसरा कैसे होते हैं आपके, दूसरा होते हैं ऑर्डरलेस, या कह सकते हैं हल्की मीठी विशेष गंध होती है, ऐसे लिख सकते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं। या अगर लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो, तीसरा पॉइंट है ये, इसमें हल्की मीठी, ये जो एनसीईआरटी भाई लिखी है ना मैं वो लिख रहा हूँ, और विशेष गंध होती है, ठीक। 3 पॉइंट क्लियर हुए कि आपके भौतिक गुण में 3 पॉइंट कौन कौन से लिखवाए। हमने पहला पॉइंट आपको लिखवाया कि कार्बन 1 से लेकर कार्बन 2 तक, कार्बन 1 से लेकर कार्बन 2 तक गैस के रूप में रहते हैं, कार्बन 3 से लेकर 17 तक द्रव के रूप में रहते हैं, 18 इसके ऊपर वाले ठोस के रूप में। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये रंगीन होते हैं, मतलब इसमें कलर नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए होते हैं ये हल्के होते हैं, इनमें हल्की मीठी विशेष गंध होती है। तीसरा पॉइंट समझ पाए, कोई दिक्कत। इसके बाद अगला जो टॉपिक है इसी में चौथा क्या होगा, चौथा ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि बताओ इसमें विलेयता के बारे में बताओ। विलेयता क्या, विलेयता का मतलब होता है घुलना, विलेयता का मतलब होता है घुलना। और कोई भी चीज भैया हमेशा किसमें घुलती है, कोई भी चीज हमेशा, हाँ दिख रहा है, कोई भी चीज हमेशा या तो देखो 2 चीजें होती है, विलेयता का मतलब 2 चीजें होती हैं, या तो ये कार्बनिक विलायक में या तो ये आकार बनिक, ये मत लिखो यार, फालतू चीजें होती है, ज्यादा नहीं बताना मुझे। देखो 2 कंडीशन हो सकती है, ये पहली चीज ये होगी, ये जल में नहीं घुलते हैं, जल में नहीं घुलते हैं, ठीक है ना, घुलते हैं, और मतलब ऐसा कह सकते हैं जल में नहीं घुलते, कुछ लोग बोलते हैं अघुलनशील होते हैं, अघुलन, भाई एक मिनट चेक कर लूं मैं, दिख रहा है कि नहीं,
ये जल में एगुलेंसील होते हैं। क्लियर? हाँ दिख रहा है। जल में कैसे होते हैं भाई? एगुलेंसील। अब क्वेश्चन यहीं पर है, आपसे एक नंबर कभी भी पूछता क्या होता है, कारण बताओ, तो पूछेगा जल में क्यों नहीं घुलते। पहला कारण तुम बताओ, सिंपल बताओगे, क्योंकि ये आपको याद कर लेना अच्छे, क्योंकि ये जल में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, नहीं बना पाते हैं। भाई मैं स्टार लगा दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहां से पूछा जाएगा कि हेलो एल्केन जल में नहीं घुलते हैं, कारण बताओ। हेलो एल्केन जल में क्यों नहीं घुलते, तो आपको लिख दिया हेलो एल्केन जल में अघुलनशील होते हैं क्योंकि ये जल में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते। एक लाइन क्वेश्चन पूछा था एक नंबर में कि क्या होता है मुझे बताओ। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो डोंट पैनिक, और कह सकते हैं इसको आप इग्नोर मत करना कि ऐसा नहीं है कि यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बहुत कम लिखवा रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग, इसको आप बड़ा करके वास्ट करके लिख सकते हो। क्लियर? अब अगला पॉइंट यहीं पर मैं इधर लिख दे रहा हूं साइड में, देखना है ना। क्वेश्चन ये है कि ये फिर घुलते किसमें हैं, किसमें घुलते हैं, तो याद रखना ये हमेशा कार्बनिक विलायक में घुलते हैं, कार्बनिक विलायक में घुलते हैं। किसमें किसमें घुल जाएंगे? बेंजीन में घुल सकते हैं, ईथर में घुल सकते हैं, CCl4 में घुल सकते हैं, ठीक है ना, इन सब में घुल सकते हैं। मतलब वाटर में नहीं घुल सकते क्योंकि वाटर में ये हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते। किसमें किसमें मैंने लिख नहीं पाया, दिख नहीं रहा यहाँ पर आप लिख देना किसमें किसमें घुलते हैं, तो आप ये देख पाएंगे बेंजीन, ठीक है ना। इसके बाद आपका क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, किसमें किसमें घुल जाते हैं, ये बेंजीन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, एसीटोन में घुलते हैं, ठीक है ना, घुलते हैं। पॉइंट पर अकॉर्डिंग लिखना। क्वेश्चन है कि एसीटोन क्या होता है। भाई देखो एसीटोन का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है CH3CO CH3, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसीटोन, ठीक है ना, ये एसीटोन है। अब क्वेश्चन ये है कि जब एसीटोन का यूज कहाँ होता है, जितनी भी लड़कियां डिपार्टमेंट होता है, लड़कियां डिपार्टमेंट थोड़ी ना होता है, मान लो जितनी लड़के लोग लड़कियां लोग होती हैं, जैसे बोलते जितने भी फीमेल्स होती हैं, या फीमेल वर्ड बोल नहीं पाएंगे कि फीमेल में, तो फिर लड़कियों, फीमेल का मतलब पता क्या होता है, फीमेल का मतलब होता है कि सारे जितने भी क्रिएचर्स हैं उन सब में फीमेल, मतलब उसमें गधा भी आ जाए, क्या क्या बोलते हैं, मैं उसमें ये नहीं, मेरा कहने मतलब है कि फीमेल के मतलब उसमें उसे भैंस भी आ जाएगी, गाय भी आ जाएगी, गधी भी आ जाएगी, ठीक है ना, वो सब फीमेल की डिपार्टमेंट की, ठीक है। एक लड़की भी फीमेल में आ जाएगी, समझता है ना। और मेल का मतलब गधा, भैंस, भैंसा, जो भी कुछ लोग कैसे क्या क्या बोल रहा हूँ यार, यहाँ क्या क्या वो नहीं कहे। फीमेल का मतलब है कि जितनी भी ह्यूमन वाली वुमेन होती है, ठीक है ना, जितनी लेडीज आप लोग जो पढ़ रही हैं, आप खुद, ठीक है ना, क्या करती है ना, आपके जब ये नाखून में आप क्या लगाती है, यूज करती है, कमेंट करके बताना आप नाखून में क्या यूज करती है। कुछ लोग कहेंगे नाखून में कुछ यूज करती है, तो नाखून में आप पेंट क्या बोल रहा हूँ, नाखून में आप पेंट नहीं लगाती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, सुनो मेरी बात। हम कहीं नाखून में आप नेल पॉलिश लगाते हैं ना यार, पेंट कब से लगाने लगे आप लोग, दिमाग की गर्मी चढ़ गई थोड़ा रुक। मैं ये कह रहा था आप अपने नाखून के अंदर, अंदर नहीं यार बाहर कपड़ा वगैरह से, आप नाखून के बाहर, नाखून के ऊपर नेल पॉलिश यूज करते हैं। तो क्या होता है कि जब आपको नेल पॉलिश दूसरी लगानी होती है, कि आप लोग का, लड़के लोग का होता है ना कि हर तीसरे दिन नेल पॉलिश चेंज करके आती है, एक्सपीरियंस है, देखते हैं कभी ना भाई, इतनी लड़की को देखते रहते हैं तो फिर पता चलता है ना। तुमको एक होता है कि आज कपड़े कौन से पहने हैं उसके अकॉर्डिंग ये नेल पॉलिश होनी चाहिए, आज पिंक पहने हो तो पिंक वाली नेल पॉलिश, आज व्हाइट कपड़े पहने तो व्हाइट व्हाइट नेल पॉलिश होती है कि नहीं, तुम बताओगे तो मुझे क्या पता, कमेंट में बताओ नेल पॉलिश व्हाइट होती है कि नहीं। आप कपड़े ग्रीन पहने हैं तो ग्रीन नेल पॉलिश होती है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्लॉथ्स योर नेल पॉलिश चेंज्ड, रोज का रोज नेल हम लगभग देखते रहते हैं, ठीक है ना, नेल पॉलिश चेंज होती रहती है। तो मतलब वो नेल पॉलिश तो छूटती नहीं है, तो नेल पॉलिश छुटाने के लिए मार्केट में कॉस्मेटिक की दुकान पर थिनर यूज होता है, थिनर मिलता है, उस थिनर को बोलते हैं एसीटोन, दिस इज द एसीटोन। वो एसीटोन पर डालते हैं, जैसे कुछ होता है, कैसे डालते हैं वो आप जाने, मैं तो बोर्ड बिठा काम कर लेता हूँ भाई, मुझे बोर्ड बिठाना होता है क्योंकि इंक होती है तो बोर्ड पे डाल दो छूट जाता है, क्योंकि पेंट ही छुटाता है, काम खत्म। तो मैं ये बोला कि एसीटोन क्लोरोफॉर्म में ही विलय होते हैं, ठीक है, खुल जाते हैं। फिर से भौतिक गुण आपको 3 बताए। हमने बोला कि हेलो एल्केन के भौतिक गुण, पहला कार्बन 1 से लेकर 2 तक गैस में रहते हैं। इसके बाद अगर कार्बन 3 से लेकर 17 तक द्रव के फॉर्म में रहते हैं, 18 के ऊपर ठोस के फॉर्म में रहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि रंगहीन होते हैं,
चौथा पॉइंट है हल्की मीठी विशेष गंध होती है। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जल में विलय नहीं होते हैं, जल में नहीं घुलते हैं, अघुलनशील होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जल में हाइड्रोजन बॉन्ड बना नहीं पाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है इसका। और कई बार आपसे भाई जी पूछा गया है, बिल्कुल पटक के क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल ऑन स्क्रीन टाइप से क्वेश्चन, कि आपका क्वेश्चन आना तय है ऐसा। अगर आएगा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, याद रखना। किसमें घुल सकते हैं? बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और भी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसमें डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक है भाई, मैं मिटा रहा हूं, आगे बढ़ता हूं। ठीक, अब ये लिखते जाना भाई आप, ठीक है ना। तो आगे देखिए, आगे जो टॉपिक हमारा है ना वो विलेयता आपका हो गया, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा बचता है क्वथनांक। ठीक, क्या बचता है आपका? क्वथनांक, ठीक है ना। क्वथनांक तीसरा चौथा क्या था, कौन सा पॉइंट था? पहला वो पहला था उसका, दूसरा कलर ले, चौथा जो भी है देख लेना। तीसरा होता था रिकॉर्डिंग, ठीक है। चौथा पॉइंट में क्या है कि इनका क्वथनांक के बारे में बताओ। क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब होता है उबलना। क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब उबलना, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। क्वथनांक का मतलब उबलना होता है। सिंपल आपको क्या याद रखना है कि सिंपल याद रखना। अच्छा, क्वथनांक को मैं यहाँ बॉइलिंग पॉइंट लिख दूं भाई, तो दिक्कत तो नहीं आपको भाई, वो शॉर्टकट में आप हिंदी क्वेश्चन लिखना, लिख देता हूँ। सिंपल याद रखना, क्वथनांक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आड़ू भार। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या हुआ? वो जैसे यहाँ पर मैं समझाता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा है एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हिंदी में बोलते हैं समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। जैसे कहा जाए एक्स वाई के समानुपाती है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे तो वाई की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है ना। जैसे मेरा नाम क्या है भाई? मेरा नाम है राहुल, ठीक, और समानुपाती। आप क्या आपका नाम क्या है? आप रिकॉर्डिंग लिख लेना। जैसे आपका मान ली आपका नाम मॉन्टी है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि राहुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉन्टी। ठीक, इसका मतलब अगर मैं जितना ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा हूं तो मॉन्टी उतना अच्छा ही पढ़ाएगा। या मैं ऐसे कह दूं, मैं जितना नीच गिरा हुआ हूं ना, उतना अच्छा और सब इंसान मॉन्टी, उतना भी नीच गिरा ये भी है, मतलब बराबर समानुपाती। मतलब जितना अच्छा मैं हूं उतना बेटर ये है। समानुपाती का मतलब ये है, मतलब इसका वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। समानुपाती का मतलब ये होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अणुभार बढ़ाएंगे, सिंपल आप इसका मतलब सिंपल एक तरीका ये भी है कि अगर आप क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ता है, अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपका अणुभार भी बढ़ेगा। अणुभार को मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं, सबको पता है, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर वेट सिंपल एक लाइन में लिख लो यार, अणु भार बढ़ने पर क्वथनांक क्वथनांक बढ़ता है। क्लियर? एनसीईआरटी ने आपको दे रखा है, जैसे मान लो आर आई आर बी आर सी एल आर एफ। क्वेश्चन है कि इसमें सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा? आर का मतलब सी कुछ भी सेम नॉलेज, सेम एच है ना। तो ऐसे यही लाइन दे रखी है कि बताओ इसमें सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका, एक बताओ ट्रेंड। तो आर सी एल आर आई। तो देख भाई क्या लिख रहा हूँ, क्लोरीन था, ठीक है। इसका मतलब आई बड़ा होता है, आई का परमाणु ज्यादा होगा, उससे कम सबसे कम क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होगा, फिर उससे ज्यादा क्लोरीन का होगा, उससे ज्यादा इसका 9 होता है, इसका 17 होता है, इसका 35 होता है, इसका 53 होता है, ठीक है। मतलब इसका परमाणु क्रमांक ज्यादा या परमाणु भार ज्यादा या अणुभार ज्यादा, तो इसका क्वथनांक ज्यादा हो जाएगा, फिर इसका ज्यादा होगा, फिर इसका ज्यादा होगा। और एनसीईआरटी ने इस लाइन को दे रखा है, कई बार आपसे एग्जाम पूछा, ठीक है। ट्रेंड क्या होगा ये बताओ। क्लियर हुआ बात? समझ पाए ना? अच्छा, यहीं पर चीजें और कुछ चीजें बचती हैं। क्या बची है भाई? यही चीज यही होती है, अगर क्वथनांक क्वथनांक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। क्वेश्चन है ब्रांचिंग का होता है, ब्रांचिंग का मतलब होता है शाखा। मैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन निकालता हूं तभी आपको थोड़ा मैं क्लियर करा पाऊंगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन नोट करता हूं एनसीईआरटी से, वेयर इज माय एनसीईआरटी। मैं क्वेश्चन आपको ढूंढता हूं, 1 मिनट थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। तो कैमरा देखूंगा, सब कुछ दिख रहा है।
देखो भाई, जैसे मान लो आपके सामने ऐसा एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, और कहा जाए किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा आएगा। जैसे आपके सामने यहाँ पर मैंने लिख दिया CS3, CS2, CS2, CS2 Br। ये पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है CS3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड, ये CS2, ये CH है, ये CS3 है, और यहाँ से Br। तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन ये है आपका CS3 सिंगल बॉन्ड CS2, CS3 सिंगल बॉन्ड CS3, सिंगल बॉन्ड CS3। ये तीन ऑप्शन है, ठीक है ना। अब आपसे अब आपसे कहा जाए कि बताओ इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रन क्या होता है। देखो मैं कैमरे में दिख रहा है मेरे, हाँ दिख रहा है। देख भाई, आपसे कोई पूछता है कि भाई मुझे बताओ, ये पहला क्वेश्चन देखो, अगर तीनों में, अगर मुझे तीनों में एक चीज देखनी, तीन क्वेश्चन हैं, इसमें कार्बन संख्या इसमें भी 3 है, इसमें भी कार्बन संख्या इसमें भी 4 है, कार्बन संख्या इसमें भी 4 है, कार्बन संख्या इसमें 4 होती है, ठीक है ना। यहाँ पर ब्रोमीन है, सब में कार्बन 4 है, ब्रोमीन हमेशा 1 है। अब क्वेश्चन है कि इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट या सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसका होगा। तो देख भाई, जिसका जितना मॉलिक्यूलर वेट होगा वो। अब अगर मॉलिक्यूलर वेट देखो तो 4 इसमें कार्बन होते हैं, ब्रोमीन भी 1 है, सब में लगभग सबका अणुभार सेम होगा, क्योंकि सब उतने ही एटम है जितने हर हैं, तो मतलब अणुभार तो सेम हो गया हमारा, ठीक है ना। तो मतलब अणुभार डिपेंड नहीं। लेकिन आप देखो यहाँ पर चेन कितनी है, ब्रांच का मतलब होता है चेन, जो सीधे लंबी चेन है, मतलब इसमें कोई ब्रांच नहीं, ब्रांच का मतलब शाखा, कोई शाखा दिखी नहीं, सीधी चेन है, इसका मतलब सबसे ज्यादा क्वथनांक इसका होगा। इसमें देखो नीचे एक यहाँ पर लग गई ब्रांच, एक ब्रांच लगी ना, तो यहाँ पर ब्रांचिंग, यहाँ एक नहीं ब्रांच, लेकिन यहाँ एक ब्रांच बढ़ गई, मतलब इससे कम दो होगा। और फिर देखो इसमें कितनी ब्रांचें, यहाँ भी ब्रांच, यहाँ भी ब्रांच, यहाँ भी ब्रांच, मतलब कई ब्रांचें होंगी। तो जिसमें जितनी ज्यादा ब्रांचेज होती हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होता है। इसका मतलब सबसे कम किसका होगा, 3 का होगा, सबसे ज्यादा इसका होगा। क्योंकि इनवर्स, भाई सबसे सिंपल याद रखो, क्वथनांक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के, ठीक है ना। अगर शाखा बढ़ेंगी, शाखाएं बढ़ी, शाखा बढ़ रही है, शाखा मतलब पेरेंट चाइल्ड से ऊपर नीचे कुछ निकल रहा है, ठीक है ना। तो शाखाएं बढ़ रही हैं तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ेगा, घटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई शाखा नहीं, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। यहाँ पर शाखा 1 है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट आपका ये ज्यादा है, कम है, और यहाँ पर शाखाएं है नहीं, बहुत ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे कम हो जाएगा। क्लियर हुआ ना, समझ पाए ना, क्वथनांक समझ पाए ना। क्वथनांक के बाद एक टॉपिक और यहीं पर आता है जिसको हम लोग गलनांक बोलते हैं, ठीक है ना। तो गलनांक का लगभग लगभग सेम ही रहता है, आप टेंशन मत लीजिए। गलनांक, अगर हम गलनांक के बारे में बात करते हैं, गलनांक बारे में मुझे बताओ, तो वही मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट, सिंपल एक बात यहीं पर रखो, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक या गलनांक भी यही चीज होता है, गलनांक भी समानुपाती होता है अणुभार के, ठीक है। ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है इसमें। ये 4 पॉइंट हुए आपके, मिटाऊं मैं, आगे बढ़ू, चलिए मैं मिटा रहा हूँ, आप नोट करते रहिए भाई साथ साथ में। भाई रात का इस टाइम 11:30 हुआ है, मेरे घर में सब सो रहे हैं कुंभकर्ण की तरीके से, मैं अकेला बड़बड़ा रहा हूँ यहाँ पर। कोई क्या सोचता होगा मेरे बारे में। ठीक भाई, अच्छा अगला, इसमें अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक हमारा जो है, छठा जो भी कुछ पॉइंट है, एल्किल क्लोराइड और एल्किल, भाई तुम हिंदी में लिखे ना, ब्रोमाइड पानी से हल्के होते हैं, पानी से हल्के होते हैं, ठीक ना। इसके आगे जो होता है एल्किल ब्रोमाइड के बाद जितने भी और होते हैं, जैसे आप बढ़ेंगे वो पानी से भारी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, ठीक, ये भी आप इसको फटाफट जल्दी नोट करिए इसको। क्लियर हुआ कि एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड पानी से हल्के होते हैं, ठीक है ना। आयोडाइड, और कह सकते हैं कि आयोडाइड जो होता है ना वो पानी से भारी होता है, ठीक। अच्छा अच्छा, एक बार और, एल्किल क्लोराइड ब्रोमाइड नहीं होगा, एल्किल फ्लोराइड होगा, फ्लोराइड होगा, और यहीं पर लिख लेना एल्किल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड और, अच्छा ये सब आपका पूछा नहीं जाएगा, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि यूट्यूब पर भाई
पता लगा कोई कहा कि भाई मास्टर कैसे पढ़ाता है, हमको तो ना समझ में आया, आधा तो छोड़ देता है, तो इसलिए मैं करा दे रहा हूँ आयोडाइड। ठीक है ना, इसको शॉर्टकट में लिखेंगे RCl, इसको लिखेंगे RF, इसको लिखेंगे RBr, इसको लिखेंगे RI। ठीक है ना, ये क्या, ये होते हैं, ये जो होते हैं ना, ये पानी से भारी होते हैं। ठीक है ना, नोट करिए फटाफट जल्दी। हो गया, चलिए क्लियर। अच्छा, एक चीज और सातवां लिख लेना यहीं पर कि हेलो एल्केन की तुलना में कम ज्वलनशील होते हैं। ज्वलनशील होते हैं, ये 7 पॉइंट है। ठीक है ना, इससे बाहर अगर आपका बोर्ड से क्वेश्चन आए तो मुझे पहले मिलना आके भाई, इससे बाहर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि बोर्ड में क्वेश्चन आपके आएगा। इट्स अ फैक्ट 100%। ठीक है ना, बाहर तो नहीं आएगा। फटाफट आप उसको करते जाइए। मैं 1 सेकंड के लिए थोड़ा पॉज नहीं करूंगा यार, मैं पॉज काहे करूंगा, तो पानी पीता हूँ फिर जो है आगे बढ़ाता हूँ। क्या है ना कि यार पॉज करने वाला कोई मेरे पास अभी इस टाइम है नहीं, रात को मैं कैमरे पीछे जाऊँ फिर पॉज करूँ, क्या ही करना। आया, तो मिटा रहा हूँ, अब आगे बढ़ो। अच्छा, अब क्या है, सुनो ध्यान से। हमने आपको बताया कि अभी तक हम जो टॉपिक आपको पढ़ा के रखे, हमने बोला कि भैया हेलो एल्केन के भौतिक गुण आपको बताया मैंने भी। तो जो हेलो एल्केन के भौतिक गुण होते हैं, सबसे पहले में होता है कार्बन 1 से लेकर कार्बन 2 तक। जितने भी हेलो एल्केन होते हैं 1 से 2 कार्बन वाले, वो सबके सब गैस की अवस्था में रहते हैं। 3 से लेकर 17 तक जितने भी हेलो एल्केन होते हैं वो सबके सब द्रव की अवस्था में रहते हैं। 18 से उसके ऊपर जितने भी है कार्बन वाले हेलो एल्केन होते हैं वो सबके सब ठोस की अवस्था में रहते हैं। ये बात मैंने आपको बता के रखी है। इसके बाद मैंने अभी जस्ट बताया उसके बाद कि जितने भी हेलो एल्केन्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द हेलो एल्केन वो जल में नहीं घुलते हैं। क्यों नहीं घुलते? क्योंकि वो जल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते। फिर किसमें घुल पाते हैं? एसीटोन में घुल पाते हैं, ईथर में भी घुल सकते हैं, ठीक है ना, और कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी घुल सकते हैं, और जो आपने लिखा उसके अकॉर्डिंग देख लेना, मोस्टली इसमें घुल जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद मैंने बोला कि आप मुझे बताओ क्वथनांक के बारे में। मैंने बोला एक और क्वथनांक के बारे में, मैंने बोला कि क्वथनांक अगर किसी भी हेलो एल्केन का अणुभार बढ़ रहा है तो अणुभार बढ़ रहा है उसके साथ साथ वो सीधी चेन होना चाहिए, मतलब उसकी पेरेंट चेन को साइड चेन नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, साइड चेन अगर होगी तो हम नहीं बात करते हैं। अगर चेन हमारी सीधी है और उसका अगर अणुभार आपका बढ़ रहा है तो अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक भी बढ़ रहा होता है। लेकिन अगर सेम चीज में उसकी ब्रांच बढ़ रही है, साइड चेन बढ़ जा रही है, तो साइड चेन अगर बढ़ रही है तो वहां पर क्वथनांक घटेगा। ठीक है ना, जितनी ज्यादा चेनें होंगी क्वथनांक उतना कम हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हमने बोला ये लगभग लगभग जो गंध इनकी गंध होती है ना, मीठी तीखी गंध टाइप से होती है, बता चुका मैं अभी। ठीक है ना, कलरलेस होते हैं, कोई कलर नहीं होता है। इसके बाद ये एल्केन की तुलना में थोड़ा कम जल पाते हैं। जैसे हम लोग घर में यूज करते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन गैस यूज करते हैं, ठीक है ना, वो घर में इतना बहुत अच्छा जलती है ना, उतना बेटर ये जल नहीं पाते हैं। ठीक है ना, ये तो कुछ पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिए। इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा इसी सिलेबस में बढ़ रहा है, सब अब लास्ट में लगभग आ चुके हैं, वो हमारा है कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि पॉली हेलोजन यौगिक क्या होते हैं। पॉली हेलोजन यौगिक, पहले नाम समझो क्या होता है पॉली हेलोजन यौगिक। पॉली हेलोजन यौगिक बोले तो क्या, सुना ध्यान से। पॉली हेलोजन यौगिक का मतलब, पॉली का मतलब एक से ज्यादा, और हेलोजन मतलब हेलोजन जुड़े होंगे, मतलब ऐसे वो कार्बनिक यौगिक जिसमें एक से ज्यादा हेलोजन जुड़े हों। ऐसे वो कार्बनिक यौगिक जिनमें एक से ज्यादा हेलोजन जुड़े हों पॉली हेलोजन यौगिक कहलाते हैं। नहीं समझता है भाई, अगर मान लो क्लोरीन एक नॉर्मल है, एक से अधिक हो जाए तो पॉली में चला जाएगा। ठीक है ना, मतलब सिंपल याद रखना, ऐसे वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव मोर देन वन हेलोजन्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड एज पॉली हेलोजन यौगिक। थोड़ा स्टाइल मार लिया बोल के इंग्लिश यार।
समझ पाए? हम ये बोला कि मैं पहले कैमरा चेक करूँ, ऐसा ना कैमरा बंद हो जाए, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो पॉली हेलोजन यौगिक मैंने बोला, ये लिखा हुआ कि पॉली हेलोजन यौगिक मतलब होता है कि ऐसे हेलोजन, ऐसे कार्बनिक पदार्थ जिसमें एक से अधिक पॉली हेलोजन यौगिक होते हैं। इनमें हमारे डेली बेसिस पे हमारे क्या क्या यूजेस होते हैं, हम क्या क्या यूज करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनको कैसे बनाते हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये सब कभी कभी एकदम कुछ पूछ जाते हैं, हम उसको पढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। तो पहला कौन सा, आप देखो पॉली हेलोजन यौगिक कौन सा होगा, पहला पॉली हेलोजन होगा डाइक्लोरोमीथेन। भाई हिंदी में लिख लेना, डाई क्लोरोमीथेन, ठीक। इसको बोलेंगे ट्राई क्लोरोमीथेन, इसको बोलेंगे ट्राई आइडोमीथेन, इसको बोलेंगे टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। एक और होता है चौथा, चौथा आपका होता है प्रेऑन गैस, प्रेऑन 66 कुछ बोलते हैं। और पांचवा आपका होता है डी डी टी, ठीक है ना। ये 5 के 5 पढ़ने, इसके बाद एक और मैं अलग से लिखवा दे रहा हूँ, पढ़ लेता हूँ, पढ़ लेते हैं। गैमेक्सीन, ठीक है ना, या इसको लिंडेन बोलते हैं। सातवां आंसू गैस आती है, टीयर गैस आते हैं। अभी प्रोटेस्ट नहीं चल रहा आपका, दिल्ली में भी चल रहा था पहले, अभी देखा होगा कि जितने भी जैनजीज थे वो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि पेपर लीक क्यों होता है हमारे एजुकेशन में, इसको हटा दिया जाए। तो हटा भी दिया गया धर्मेंद्र प्रधान को, अब नए को जोशी करके आए हुए हैं आपको। तो वहां पर देखा होगा जब ज्यादा भगदड़ की जगह होती वहां पर आंसू गैस गोले छोड़े जा रहे थे, टीयर गैस हो जा रही ताकि उनकी आंखों में आंसू बहे और भग जाए, दम घुटने लगे, वैसा टाइप से कुछ, वो इसी का कंपाउंड है, इसलिए ऐसा यूज हो। तो वहां पर टीयर गैस आप सिलेबस में नहीं मैंने पढ़ा देता आपको, टीयर गैस होते हैं, मस्टर्ड गैस इसी का एग्जाम्पल होता है, वो बात नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो जितनी जितनी बार इसके हम एक एक बात करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देख भाई मैं क्या क्या बात करता हूँ वो भी सुन लो, और क्या क्या नहीं करूंगा वो भी सुन लो ध्यान से, ठीक है ना। जैसे हम मैं देखता हूँ और कुछ छूट तो नहीं रहा है। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक एक करके बात करते हैं। फॉर्मूला इसके आगे हिंदी लिख लेना अपना, नहीं इसके आगे फॉर्मूला लिख देना उसके, ठीक है ना। देखो भाई, इसका जो फॉर्मूला सिंपल सा होता है डाइक्लोरोमीथेन का, ये CH2Cl2, ये डाइक्लोरोमीथेन का फॉर्मूला होता है। CHCl3 एक ट्राइक्लोरोमीथेन का फॉर्मूला होता है। CHI3 आइडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है। CCl नहीं, टेट्राक्लोरोमीथेन, हाँ CCl4, ठीक, ये पायरीन भी बोलते हैं इसको। और अगर इसकी बात करें तो ये इसका फॉर्मूला होता है CCl2, CCl2F2, ठीक है ना। DDT और गैमेक्सिन थोड़ा रुकिए, DDT का बड़ा फॉर्मूला होता है डाइफेनिल डाइमेथाइल डाइक्लोरो बेंजीन, ऐसा कुछ होता है, उसके हम बाद में बात करते हैं, ठीक है ना। तो अभी DD के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। गैमेक्सिन अब दो बार लास्ट में लिखा देते हैं, पहले इसके बारे में देखो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ। मैं मोस्टली आपको इनकी रिएक्शन बता दूंगा, इनके क्या क्या यूजेस हैं वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन मुझे लगता है उनको बताने की कोई जरूरत नहीं है, उनको आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए। आप एनसीईआरटी में खोलेंगे सबसे लास्ट में, वहां पर लिखा हुआ है पॉली हेलोजन यौगिक, 2 पेज का है, तो वो पढ़ लेना बस, पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। कुछ मोस्टली सबसे जो इंपॉर्टेंट होगा DDT और गैलेक्सी में बता दूंगा, बाकी इसका कुछ यूज बता दूंगा, देख लेना कैसे करते हैं। देखो ध्यान से, अगर मैं इनके बारे में, तीनों के बारे में, इन दोनों के बारे में बात करूं, इनके बारे में और ES के बारे में, ठीक है ना। तो एक रिएक्शन होती है, जैसे मानो आपके सामने ये मीथेन गैस है, ठीक है ना, मीथेन गैस, ठीक है ना। अब तुम मुझे बताओ कि मीथेन गैस को हम कैसे लिख सकते हैं। मीथेन गैस को हमको लिखना अगर होगा तो अगर बताओ मुझे, मैं मीथेन गैस को इस तरीके से लिख सकता हूँ, हाँ ना बोल भाई, ऐसा ऐसा, ये मीथेन गैस है। अगर इसकी रिएक्शन हम Cl2 के साथ करा दें, Cl2 का मतलब 2 Cl के साथ करा दें, और इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू या सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, सनलाइट के पर्सन करा दें, तो क्या होता है एक्चुअल में, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर रिएक्शन बेस होती है। तो क्या होगा कि एक HCl बाहर निकल जाएगा, वैलेंसी खाली हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा CH2 CH3Cl, ठीक है ना। ऐसा लिखते हैं, यहाँ पर एक C है, यहाँ से देखो Cl जुड़ा, और यहाँ से एक H पहले से था, एक H पहले से था, एक H पहले से था, मैं कह रहा मेथिल को ऐसे लिख सकते हैं, और HCl बाहर निकल गया, ठीक है ना। अगले स्टेप में फिर से मेरे पास Cl2 है, फिर से कई 2 Cl है,
मतलब Cl डालते जाओ, ये रिएक्शन रुकने वाली नहीं है, ठीक है ना। फिर से लेकिन सनलाइट आपको देते रहना पड़ेगा। सनलाइट देखो फिर से क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। और फिर क्या बचेगा, फिर ये देखो क्या बचा, यहाँ पर एक CH निकल गया, अब 2 Cl जुड़ जाएंगे, मतलब यहाँ पर एक H और एक H और ये Cl और ये Cl। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH2Cl2। आपको जहां पर ये रिएक्शन रोकनी है ना, वहां पर लाइट कम कर दीजिए, क्लोरीन कम कर दीजिए, वो रिएक्शन वहीं रुक जाएगी। मतलब बनाने की मेथड यहाँ CH2Cl2 बन गया आपका। क्लियर, ये समझ पाए, ठीक है ना, समझ पाए ना। अब क्या हुआ, जैसे मान लो यहीं पर फिर से अगर आपको ये चीज बराबर लाइट मिलती जा रही, क्लोरीन मिलती जा रही, रिएक्शन रुकेगी क्यों नहीं, रिएक्शन लास्ट तक रुकेगी, कैसे रुकेगी। जैसे मान लो यहाँ पर एक Cl है, एक Cl है, एक H है, एक H है, Cl बहुत है मीडियम में, Cl बहुत है, लाइट भी बढ़िया सी आ रही है। जब लाइट होगी तो फिर से HCl बाहर निकाल देगा, फिर से HCl बाहर निकालेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, Cl बचेगा, Cl बचेगा, फिर से यहाँ पर Cl, फिर से यहाँ पर H होगा, ठीक, और यहाँ पर H होगा तो यहाँ पर भी Cl होगा, फिर से एक क्लोरीन है यहाँ पर, ठीक है ना। सनलाइट फिर से, तो फिर से HCl बाहर निकालेगा, लास्ट में हो जाएगा CCl4 पर, इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोलते हैं। मतलब आपको मैं, आप ये बनाना चाहो तो ये बना लो, ये बनाना चाहो तो ये बना लो, और क्लोरोफॉर्म बनाना चाहो क्लोरोफॉर्म बना लो, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन जहां से आपको रोकना है वहां पर आप रोक जाइए, आपकी रिएक्शन होती जाएगी, ठीक है ना। देख पा रहे हैं आप, देख पा रहे हैं ना आप, ठीक है। तो आगे बढ़े, तो अब क्या हुआ कि सिंपल एक बात मैं ये कहना चाह रहा था कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, सुना ध्यान से, मैं इसको फिर से मिटा रहा हूँ। आपको एनसीईआरटी पर जाना है, ठीक है ना, आपको एनसीईआरटी पर जाना है, और जब आप एनसीईआरटी पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या लिखा होगा, डाइक्लोरोमीथेन। तो आपको क्या करना है, डाइक्लोरोमीथेन के 4 उपयोग लिख लेने हैं, ठीक है ना, और 4 हानि लिख लेनी है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे साफ साफ लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के भी दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो आपके पास ऐसी मेरे पास इंग्लिश की एनसीईआरटी है, आपके पास हिंदी की होगी। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है डाइक्लोरोमीथेन वाइजली यूजेस सॉल्वेंट एज अ पेंट रिमूवर। पहला होता है कि पेंट को हटाने में इसका प्रयोग कर दिया जाएगा, ठीक है ना। मैं दूसरी चीज बता दूं यहीं पर, पहला होता है कि पेंट कैसे, पेंट रिमूवर, पेंट को रिमूव करने में यूज होता है, रिमूव मतलब पेंट को हटाने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा इसका है एरोसॉल, एरोसॉल प्रोपेलेंट, एरोसॉल प्रोपेलेंट में यूज होता है, प्रोपेलेंट। अच्छा कुछ इंग्लिश सुनना ध्यान से, एरोसॉल का मतलब होता है, आपने देखा होगा कभी ऐसे फोम वाले कैन आते हैं, जिसको देखा होगा कि स्प्रे करने वाले होते हैं ना, या परफ्यूम डालते हैं जैसे बॉडी स्प्रे, या कोई कीटनाशक होता है, जैसे हिट आता है, काला हिट आता है, लाल हिट आता है, मच्छर को मारने वाला और कॉकरोच को मारने वाला, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, उसको ऐसे दबाते हैं, दबाने में क्या होता है, बहुत तेज से ड्रॉप निकलते हैं, तो ये CCl4 क्या करता है, उनके ड्रॉप को निकालने में मदद करता है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोपेलेंट, ठीक है ना, समझ पाए ना, वो चीज प्रोपेलेंट है, ठीक है ना। तो आप इसको देख लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, आप बताना, कमेंट करो तो मैं लिख भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइक्लोरोमीथेन और ये सब अपना अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा फ्रेऑन के बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। आपको देखो मैं ये और ये और ये, ठीक है ना, ये आपको खुद आना चाहिए, आप देख लेना कैसे बनते हैं, बनाना मैंने बता दिया आपको, रिएक्शंस बता दी आपको, थ्योरी वाला क्वेश्चन एक बार कहीं से पढ़ लेना है बस, ना पढ़ पाना मुझे बताना, मैं खुद करके दिखा दूंगा, ठीक है ना। इसके बाद एक बात और चीज बचती है, फ्रेऑन गैस कौन सी होती है, फ्रेऑन को बनाना बता दे रहा हूँ यही पर, ठीक है ना, फ्रेऑन कैसे बनती है, ठीक, फ्रेऑन से इंपॉर्टेंट आता है, तो फ्रेऑन गैस, फ्रेऑन 12 बोलते हैं इसको, ठीक। देखो भाई फ्रेऑन 12 बनती कैसे, जैसे मान लो आपके पास CCl4 है, ठीक है ना, इसकी रिएक्शन आपने क्या करनी है, HF के साथ करा देनी है, ठीक है ना, और SbCl5 के साथ करा देनी है, तो यहां पर क्या बचेगा, 2HF के साथ, ठीक, तो यहां पर बच जाएगा CCl2F2, इसको बोलते हैं डाइक्लोरो है, डाइक्लोरो, क्लोरोमेथेन, ठीक, डाइक्लोरोमेथेन हुआ, ठीक है ना, प्लस 2HCl आप यहां पर निकाल दो, 2HCl, इसी को बोलते हैं हम लोग फ्रेऑन 12, इसका एक और नाम होता है फ्रेऑन 12, हिंदी लिख ले भाई, फ्रेऑन 12। अच्छा इसका यूज कहां पर होता है, इसका सबसे ज्यादा यूज जो हमारा होता है वो ठंडक के रूप में किया जाता है, एरोसॉल स्प्रे वही प्रोपेलेंट के रूप में किया जाता है, और सबसे ज्यादा यूज होता है एसी में, एसी का मतलब होता है एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर, ठीक है ना, फ्रिज जिसको आप लोग रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, फ्रिज में जो गैस भरी जाती है ना, पहले
ये फ्रेऑन गैस भर जाती थी पहले केस में। एसी जितने भी ठंडे वाली चीजें होती है ना, एसी हुआ, फ्रिज हुआ, जो ठंडक पहुंचाती है ना, उनमें ये फ्रेऑन 12 गैस भर जाती थी। लेकिन दिक्कत ये है कि जो ये फ्रेऑन 12 गैस है, हाँ मैं ये कह रहा था कि जो ये फ्रेऑन 12 गैस है, ठीक है ना, एसी एयर कंडीशनर का यूज होता है फ्रिज में, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है इसके बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट हैं। हार्मफुल इफेक्ट का मतलब बहुत ज्यादा हानि, बहुत ज्यादा हानि होती है ये फ्रेऑन 12 गैस। होता क्या है कि जो फ्रेऑन 12 गैस होती है ना, इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, इसका एक और नाम होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, फ्रेऑन 12 को क्लोरो फ्लोरो कार्बन। अभी क्या होता है, जब पहले अभी अभी तो लेटेस्ट में इसका जो यूज है वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रेऑन 12 या इसी को एक और नाम बोलते हैं अभी मैंने, डाइक्लोरोमीथेन। इसका यूज क्यों किया जाता था? तो ये ठंडक पहुंचाने का काम करती थी। तो जो रेफ्रिजरेटर है आपके, जो एसी है, उसमें इसका यूज होता था, ठीक है ना, गैस के फॉर्म में। तो अब क्या होता था, ये गैस वहां से जब निकलती थी और निकलने के बाद क्या होती थी, एटमॉस्फेयर के ऊपर लेवल चली जाती थी। तो जो हमारा वातावरण है उसके पास एक ओजोन परत होती है। यहाँ से आप जब पहले जाएंगे तो ट्रोपोस्फेयर पड़ेगा, फिर स्ट्रेटोस्फेयर पड़ेगा। तो एक यहाँ जम जैसे मैं समझाता हूँ पूरा अच्छे से। जैसे मान लो ये आपकी अर्थ है, ये अर्थ है। अर्थ से अगर आप ऊपर 20 किलोमीटर जाएंगे तो एक लेयर पड़ेगी, मुझे हिंदी नहीं पता है, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, ट्रोपो, इसकी हिंदी नहीं पता है, स्फेयर। और फिर आप जब यहाँ से 20 किलोमीटर पर जाएंगे तो ये लगभग 40 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, टोटल 40 किलोमीटर हो जाएगा। 40 किलोमीटर जाएंगे तो एक लेयर पड़ेगी, उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, इसको बोलते हैं समताप मंडल, समताप मंडल, ठीक। इस समताप मंडल में क्या होगा ना कि ओजोन की एक पतली परत होती है। ओजोन का मतलब होता है ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन की पतली परत होती है। अब जो ये ऑक्सीजन की पतली परत होगी ना, ये समताप मंडल में बिछी रहती है। ये करती क्या है कि सन से आने वाली बहुत घातक पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं, उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है, ठीक है ना। मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे आप पृथ्वी के ऊपर जाएंगे 40 किलोमीटर ऊपर, तो एक ऑक्सीजन के ट्राई मॉलिक्यूल की, मतलब ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल मिल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ओजोन। ओजोन की एक लेयर होती है, उस लेयर वो जो लेयर होती है 3 मॉलिक्यूल की, उसमें क्या होता है कि वो सूरज से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी घातक किरणों को जमीन पर आने से रोकती है, ठीक है ना। इसका मतलब वो हमारे पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। मान लो कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो ओजोन परत ना होती और बाई द वे पराबैंगनी घातक किरणें मेरे यहाँ पृथ्वी पर, तो क्या होता? तो जैसे आपके ऊपर पड़ता तो आपके आंखों में पहला काम मोतियाबिंद हो जाता, आपको स्किन का कैंसर हो जाता, डीएनए रेडिएट हो जाता, बॉडी कैंसर होता, और भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, क्योंकि उसकी जितनी भी फ्रिक्वेंसी होती है वो ज्यादा होती है, उसकी वजह से उसके डीएनए में म्यूटेशन आ जाता और आपके अंदर बहुत सी ऐसी बीमारियां क्रिएट कर देता, ठीक है ना। तो ये मतलब एक तरीके से हमारा सुरक्षा सेफ्टी कवर है, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, जो फ्रेऑन गैस है वो रेफ्रिजरेटर एसी से निकली, और जब वो निकल करके फ्रेऑन गैस ये वाली इसके पास गई, तो यहाँ पर क्लोरीन के मॉलिक्यूल है, और क्लोरीन के मॉलिक्यूल इससे रिएक्ट करके इसको पतला कर देते हैं, ठीक है ना। जब इस लेयर को ये पतला कर देंगे तो इसमें बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा। बहुत ज्यादा पतला होने की वजह से बोलते हैं कि ओजोन परत पतली हो जाएगी, और पतली होने से इसके पास यूवी रेज आना शुरू हो जाएंगी। मतलब पतला होने से बोलते हैं ओजोन लेयर में छेद जाना, ठीक है ना। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को पतला करता है या ओजोन परत में छिद्र कर देता है, जिसकी वजह से पराबैंगनी घातक किरणें हमारे पृथ्वी पर आने लगती हैं, और उससे हमारे जानवरों में, हमें बहुत सी बीमारियां होती हैं, ठीक है ना। स्किन कैंसर मोतियाबिंद आपके एग्जाम्पल में दे रखा है, ठीक है ना। तो इस वजह से इसका प्रयोग टेम्परेरी बंद कर दिया गया है। क्लियर? अब आगे बढ़े भाई, ठीक हो गया, समझ पाए? इतना ही आपके लिखा था, थोड़ा इंफॉर्मेटिव था तो मैंने आपको बता दिया। क्लियर? अच्छा, आगे हमारा कौन सा टॉपिक बचता है? अब हमारा डीडीटी बचता है, ठीक है ना। डीडीटी डीडीटी की रिएक्शन में बता रहा हूं, ठीक है ना। डीडीटी क्या होता है उसको आप देख लेना। देखो एनसीईआरटी में देख लेना क्या क्या होता है। डीडीटी, डीडीटी
इसका पूरा नाम क्या होता है भाई? डीडीटी का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है ना। डीडीटी का पूरा नाम आपको याद करना है, ठीक? क्या नाम होगा? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक। ये डीडीटी का फॉर्मूला होता है, क्लियर। अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डीडीटी, तो आप उसको बोलोगे डाइक्लोरो, हिंदी में लिखे उसको, मैं बोल रहा धीमे धीमे। डीडीटी को हिंदी बोलते हैं डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एसीटोन, ठीक है ना। कोई दिक्कत, समझ पाए ना? आगे बढ़े, देखिए अब क्या हुआ कि डीडीटी कैसे बनता है, ठीक है ना। सबसे पहले बनाने की विधि कैसे होती है, ठीक है ना। तो बनाने की विधि, बनाने की विधि, अच्छा बनाने की विधि तो आपको पता है। एक फॉर्मूला, एक मैं बता दूं, एक केमिकल कंपाउंड होता है, इसको बोलते हैं क्लोरल, ठीक है ना। जिसका नाम होता है CCl3CHO, ये क्लोरल का फॉर्मूला, CCl3CHO, ठीक। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरल, ठीक। क्लोरल का फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, क्लोरल का फॉर्मूला होता है CCl3CHO, दिस इज क्लोरल का फॉर्मूला होता है। अच्छा कैसे बनता है, देखो ध्यान से, ये आपका फॉर्मूला काहे का है? ये आपका बेंजीन का फॉर्मूला है। देखो मैंने बेंजीन बना दी, ठीक। अच्छा बेंजीन के इस पैरा पोजीशन से मैं क्लोरीन लगा दूं, बेंजीन के पैरा पोजीशन में क्लोरीन लगा दिया, और इस पोजीशन मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया। भाई इसके पास हाइड्रोजन है ना, भाई बेंजीन के पास एक हाइड्रोजन है, तो मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन एक निकाल दिया। सुना ध्यान से, मैंने यहाँ पर निकाल दिया। अच्छा दो इसके मॉलिक्यूल सेम लेंगे, जो यहाँ पर ले रहे हैं वही हम यहाँ पर भी ले लेंगे, ठीक। यहाँ पर भी एक H निकाल दिया, सेम मॉलिक्यूल, ठीक। ये क्लोरीन, अच्छा ये सिंपल जो है, ये क्लोरोबेंजीन है, ये भी क्लोरोबेंजीन है, ठीक। अब इसकी रिएक्शन आप CCl4 के साथ क्लोरो के साथ करा दो, तो मैं क्लोरो को कुछ ऐसे लिखूंगा, देखो ये C है, ठीक है ना। और देखो सुन ध्यान से, ये CHO पहले लिखो, यहाँ पर CHO आप ऐसे लिखेंगे, C, ये डबल बॉन्ड O, और इसका ये H, C डबल बॉन्ड O, और दो बॉन्ड बनाती है, और ऐसे लिख लिया। और इसके आगे मैंने क्या लिख लिया, CCl3, ठीक। क्लियर हुआ, देख लो भाई ध्यान से, C डबल बॉन्ड O CCl3 ऐसा लिख दिया। अब ऊपर लिखता हूँ बीच में, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O C, यहाँ पर ऐसे लिख ले भाई CH, और यहाँ पर CCl3। अब क्या हुआ, ठीक। इसको हम किसकी उपस्थिति में कराते हैं? इसको अगर हम इसकी उपस्थिति देखें तो ऐसे करा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वैसे तो आप इथनॉल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या हुआ कि ये इसके साथ वाटर बाहर निकल के चला जाएगा, बाहर निकल चला जाएगा, वाटर बाहर निकल गया। तो बस कुछ, जब वाटर बाहर निकल गया तो क्या बचा, एक मॉलिक्यूल ये बचा, दिख रहा है भाई, सब कुछ सेम। वैसे ही स्ट्रक्चर ऐसे ही आपको बनानी है, जब भी आएगी 2 या 3 नंबर पूछी जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना। कुछ लोग तो बेंजीन नहीं बना पा रहे हैं शायद, मास्टर नाम दिक्कत हो रही थी तुमको बेंजीन। ये क्लोरीन पहले से थी, ये क्लोरीन पहले से थी, और यहाँ पर क्या बचा, देख भाई CH बचा, ऐसे ही चीज रखो, एक इससे जोड़ दो भाई, बैलेंसी खाली है, जहां से बैलेंसी खाली उसको वहीं जोड़ दो, ये हो गया, और CCl, ठीक है ना। तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो, 2 कार्बन इथेन, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका DDT, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ DDT। क्लियर हुआ, समझ पाए ना। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सन 2027 में आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछेगा कि DDT क्या होता है। पहली चीज मैं लिखवा भी दूं क्या होता है, लेकिन आपको मैंने पहले बनाना बता दिया। अगर आपसे कोई पूछता है कि DDT क्या होता है, तो सिंपल याद रखना, DDT एक ऐसा एक कीटनाशक केमिकल होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, जिससे कीट मच्छर का भगाने का काम करते हैं, ठीक है ना। अच्छा DDT को क्या हुआ ना कि DDT को थोलर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसकी डिस्कवरी की गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जब द्वितीय विश्व युद्ध हमारा हुआ था, तो जर्मनी में जो सैनिक थे ना, उनको
मच्छर होते थे, मच्छर बहुत काटते थे और घावों में इन्फेक्शन हो जाता था, उसकी वजह से वो डीडी छिड़काव करते जहां पर मच्छर बैक्टीरिया ना पनप पाए, इसलिए वहां पर छिड़काव करते। तो वहां पर इसलिए वहां पर खोजा गया था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या था उसका यूज हम लोग वाइडली स्प्रेड करने लगे अपने घरों में। डीडीटी का यूज देखो अपने घरों में कर रहे हैं, फसलों में बहुत ज्यादा डीडीटी का यूज हो रहा था। क्यों भाई, जितने भी फसल होते हैं, कुछ लोग बैगन बोते हैं ना खेत में अपने, तो जो बैगन बोते हैं तो हाँ, बैगन से कुछ याद आया, हम ये कह रहे थे जो आप, अरे बैगन के अलावा कुछ भी का सब्जी बोते हैं ना आप, तो जब सब्जी बोते हैं तो क्या होते हैं, उसमें छिड़काव करते हैं, इसमें कीड़ा ना लगे, कीट ना लगे, ठीक है ना। तो अभी जो पहले सब्जियां बोई जाती थी, पहले बैगन वगैरह बोए जाते थे, तो उसमें जो छिड़काव होता था तो डीडीटी का होता था मोस्टली, उससे क्या कीड़े मर जाते थे। लेकिन अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने डीडीटी को बैन कर दिया है, ठीक है ना। रीजन ये है कि ज्यादा डीडीटी का उपयोग होने की वजह से पर्यावरण इश्यूज आने लगे। अब क्वेश्चन है कि क्या प्रॉब्लम हुई। देखो आपके क्लास 12th में जो बायोलॉजी है उसमें पहले इन्वायरमेंटल इश्यूज नाम का एक चैप्टर था, उसमें डीडीटी का एक यूज बता दिया गया। डीडीटी में एक्चुअल में क्या रहता है कि डीडीटी आपने छिड़का, कीटों के पास गया, या डीडी छिड़कने के साथ वो क्या हुआ कि उसमें पानी की बारिश हुई, या पानी के साथ वो नदियों के जल में चला गया डीडीटी। अब नदियों के जल में पानी जो डीडीटी जाने की वजह से ये हुआ कि उसके अंदर मछलियों के अंदर डीडीटी की मात्रा चली गई। जो डीडीटी का पॉइंट पीपीएम 2 में, जो 2 पीपीएम में उसके अंदर मछली की मात्रा चली गई, तो क्या हुआ कि उस मछली को चिड़िया ने खा लिया। अब क्या हुआ, जिस चिड़िया ने उस मछली को खाया, उस चिड़िया में एक प्रॉब्लम ये हो गई कि जो उसके एग थे, जो अंडे थे ना, वो मैच्योर होने से पहले ही फूट जाते थे, मतलब उसकी जो सेल हुई ना वो कमजोर हो गई, तो कई पक्षियां समाप्त, कई पक्षियों की प्रजाति समाप्त हो गई इस तरीके से, ठीक है ना। तो मतलब डीडीटी इन्वायरमेंट की वजह से बहुत ही ऐसे क्वेश्चन दिखा कि डीडीटी क्या, तो आपकी बोर्ड की वजह से आप चीजें बताओगे कि डीडीटी पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक हुआ, जिससे कई पक्षियों की प्रजनन क्षमता या उसके जो एग के ऊपर की खोल जो सेल होती है कमजोर हो गई, जिसकी वजह से कई उसकी प्रजातियां विलुप्त हो गई, और भी कई प्रॉब्लम उसकी वजह से हम डीडीटी को बैन कर दिए गए, ठीक है ना। तो बैन कर दिया गया, तो ये आप इतना लिख के लाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डीडीटी का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका आईयूपीएससी नाम कई बार पूछा गया है कि डीडीटी का आईयूपीएससी नाम क्या होता है, यही वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बनने की इक्वेशन ये लगभग पूछा जाएगा 2 मार्क्स में, आपका 2 मार्क्स में बोर्ड में पूछा जाएगा, ठीक है ना। क्लोरल से बनता है, ठीक है ना। तो बता दिया एक केमिकल हो जाएगा पावरफुल, कैसा होता है, पावरफुल इंसेक्टिसाइड होता है, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, ये एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड होता है, ठीक है ना। तो हम डीडीटी के बता दिया, आप डीडीटी आप लिख लीजिएगा। चलिए, तो अब क्या, 95% आपका चैप्टर फिनिश हो गया। हेलोरिकेन हेलोरी, इससे बाहर एक क्वेश्चन आपको नहीं जाएगा, मैं ये आपको रिटन में दे रहा हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन चला गया तो फिर पढ़ाना देता, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। हमने जो आपको बताया उतना डीप मैं आपको स्कूल में भी नहीं बता पाता, जो मेरे से बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, इतना डीप मैंने आपको, इससे बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम है। बस आपको क्या करना है, पॉली हेलोजन यौगिक को, उनके क्या क्या यूजेज हैं और क्या क्या उनकी हानियां हैं, वो आपको पढ़ लेनी है, ठीक है ना, समझ पाए। उनको पढ़ने के बाद आप देख लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं जाएंगे। कुछ रिएक्शंस और बच गई हैं, उनको मैं कराऊंगा। अगर हो सकता है आप मुझे अब पहली बात की कमेंट में बताइए, क्या मुझे इस चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराने हैं कि नहीं, या एनसीईआरटी की रिएक्शंस करानी है, तो कमेंट में लिख के कराइए। नहीं कराने हैं तो नेक्स्ट डे जब भी हम यूज करेंगे तो अब लाइव करेंगे, और आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर ही पढ़ाएंगे। अच्छा, एक चीज और बच्चे बना था कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, उसके लिए छोटी सी वीडियो बना दूंगा। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है वहीं पर बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो वो हो जाएगा लगभग। हेलोरिकेन और हेलोरिन आपका चैप्टर खत्म है। अब आपका बचा है कुछ एनसीईआरटी की रिएक्शंस बची हुई है, तो कल आप अपनी एनसीईआरटी लेके रखिएगा, हो सकेगा तो मैं आपको एनसीईआरटी रिएक्शन बता दूंगा और लाइव भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ? तो भाई प्लीज, अगर आप 10 लोग देख रहे हो, 20 लोग देख रहे हो, डजंट मैटर आप कितने लोग देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं और चीजें समझ में आ रही तो कम से कम एक मैसेज तो आप कर सकते हैं ना कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। वरना हम फालतू में बड़बड़ाते रहेंगे तो मुझे समझ में नहीं कि आपको समझ में आ भी रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मिसकंसेप्शन रहता है। तो प्लीज, ये नहीं कहूंगा आप मेरा सपोर्ट करिए, आपका एक मैसेज ना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। तो अगर आप देख रहे हैं, प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं उससे भी बढ़िया क्या हो सकता है, ठीक है ना। वैसे चीजें कौन समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। अब ये लेक्चर खत्म हो रहा है आपका, अगर कल क्लास होगी तो लाइव हो जाएगी, उसके बाद मैं सारी एनसीईआरटी क्वेश्चन इक्वेशन बता दूंगा,
और फिर हम अपने अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं आपको किसी अगले दिन किसी अच्छी जगह पर। जगह तो यही रहेगी, जगह कहाँ से, ठीक है ना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू। ओके।